नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रसून। पहलगाम से एक बड़ी खबर आ रही है। लोगों का धर्म पूछकर 28 लोगों की हत्या कर दी गई, जिसमें से ज़्यादातर हिंदू थे। इस्लामी चरमपंथियों ने हिंदुओं का सरेआम नरसंहार किया। उसके बावजूद भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं, कुछ मीडिया एजेंसियां ऐसी हैं जो चुप्पी मार के बैठी हैं और इन करतूतों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही हैं। इसी के साथ एक बड़ा सवाल यह है कि नरसंहार में इस्लामिक चरमपंथियों के अलावा कौन कौन शामिल था। मीडिया एजेंसियां भी किसी न किसी तरीके से इनका सहयोग कर रही हैं। पाकिस्तानी सेना भी क्या इसमें शामिल है? सवाल है कि आतंकियों ने यही दिन क्यों चुना। तो आपको बता दें कि हमले के 24 घंटे के भीतर लश्कर तोयबा की विंग आतंकी संगठन TRF द रेजिस्टेंस फ्रंट के 2 आतंकी मारे गए एक आतंकी का नाम आसिफ शेख, दूसरे का नाम आदिल गौरी है, जो उरी सेक्टर में मारा गया। सेना ने फैसला किया है कि घाटी में फैले अब हर आतंकी को जन्नत की 72 हीरो के पास हर हाल में भेजा जाएगा। पहलगाम में हमला जब हुआ तब 22 अप्रैल 2025 को पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत में मौजूद थे। उसी दिन जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बड़ा हमला कर दिया। 25 साल पहले अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत आए थे, तब भी ऐसा ही आतंकी हमला हुआ था। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की यात्रा का एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है। उनके आने से पहले ही 2 C-17 ग्लोब मास्टर प्लेन आ गए थे। अमेरिकी एजेंसियों ने डेरा जमा लिया था। इंटेलिजेंस एक्टिवेट है। इसके बावजूद आतंकियों ने कश्मीर पर हमला करके यह संदेश देने की कोशिश की कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दूसरा कारण, मोदी सऊदी अरब के दौरे पे थे। आतंकी संदेश देना चाहते थे कि कश्मीर का मुद्दा अभी मरा नहीं है। सऊदी अरब के पारंपरिक दोस्त और रणनीतिक साझेदार पाकिस्तान को मोदी का दौरा कहीं न कहीं चुभ रहा था। थिंक टैंक सनोबर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर और पाकिस्तानी एनालिस्ट कमर चीमा मानते हैं कि पीएम मोदी का सऊदी दौरा पाकिस्तान के लिए एक चुनौती रहा। कमर चीमा के मुताबिक सऊदी अरब पाकिस्तानी भिखारियों के लिए नया नियम ला रहा है। वहीं भारत के पीएम नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब अरबों डॉलर की डील कर रहा है। आतंकियों ने सऊदी अरब समेत मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों और भारत सरकार को एक मैसेज देने की कोशिश की है कि कश्मीर का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ है। आतंकियों का तीसरा मकसद यही है कि कश्मीर के टूरिज्म पर चोट की जाए। ऐसे नरसंहार से टूरिस्ट के मन में डर बैठाने की कोशिश होती है। चौथा कारण है अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करना। जिस जगह यह हमला हुआ उसी जगह से अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। ऐसे में पहलगाम में हमला कर आतंकियों ने अमरनाथ यात्रा के लिए भी धमकी दी है। एक अहम सवाल उठ रहा है कि क्या पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने आतंकी हमले का हिंट दिया था? पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने पिछले हफ्ते हिंदू मुसलमान में दरार डालने वाली बात कही थी और कश्मीर को पाकिस्तान के गले की नस बताया। जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को गाजा से जोड़ते हुए कहा था कि पाकिस्तानियों का दिल गाजा के मुसलमानों के साथ धड़कता है। पाकिस्तान की नींव कलमे पर रखी गई है, यानी इस्लाम धर्म के मूल मंत्र पर रखी है। हम हर मामले में हिंदुओं से अलग हैं। हमारा धर्म अलग है, हमारे रीति रिवाज अलग हैं, हमारी संस्कृति और सोच अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव थी। हमारे पूर्वजों ने सोचा कि हम हिंदुओं से अलग हैं, हमारी सोच, हमारी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। इसी वजह से हम 2 देश हैं, एक देश नहीं। इस देश के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया। हम जानते हैं कि इसकी रक्षा कैसे करनी है। जनरल मुनीर ने कहा कि आज तक सिर्फ 2 रियासतों की बुनियाद कलमे पर पड़ी। पहली रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा को उस समय हमारे नबी यानी मोहम्मद साहब ने नाम दिया था, जिसे आज मदीना कहते हैं। वहीं दूसरी रियासत 1300 साल बाद अल्लाह ने पाकिस्तान बनाई। हमारा रुख बिल्कुल साफ है। कश्मीरी हमारे गले की नस था और रहेगा।
हम इसे कभी नहीं भूलेंगे। हम अपने कश्मीरी भाइयों को उनके वीरतापूर्ण संघर्ष में अकेले नहीं छोड़ सकते। आतंकियों ने नाम पूछ पूछ कर लोगों को मारा। अगर आतंकियों ने चुन चुन कर मारा है तो ये भी काफ़ी कुछ कहता है और लगता है कि असीम मुनीर की बात को वह सेकंड कर रहे थे। पहलगाम की घटना के बाद जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में यलोसी के पास बुधवार को आतंकी घुसपैठ की कोशिश की गई। सेना ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। वहीं पहलगाम में हुए नरसंहार पर अमेरिका, रूस, इजरायल, ईरान, सऊदी अरब, यूएई सहित तमाम देशों ने नाराजगी जाहिर की, चिंता जाहिर की और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने पर बल दिया और घटना की कड़ी निंदा की। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में मंगलवार को पर्यटकों पर आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। नेतन्याहू ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शोक संदेश में लिखा कि मेरे प्रिय मित्र नरेंद्र मोदी, जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए बर्बर आतंकवादी हमले से मैं बहुत दुखी हूँ, जिसमें कई निर्दोष लोग मारे गए और घायल हुए। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ है। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, इजरायल आतंकवाद के खिलाफ की लड़ाई में भारत के साथ खड़ा है। यह बड़ा स्टेटमेंट है इजरायल की तरफ से। इजरायल ने साफ कर दिया है कि आतंकवाद के खिलाफ इस लड़ाई में भारत के साथ इजरायल खड़ा है और पूरी ताकत के साथ खड़ा है। पहलगाम हमले के बाद जिद्दा से तत्काल वापस लौटते हुए पीएम नरेंद्र मोदी का विमान पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से नहीं गुजरा और उसने दूसरा रास्ता चुना। पीएम के इस कदम को पाकिस्तान को कड़ा संदेश देने के रूप में देखा जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत लौटने के तुरंत बाद एयरपोर्ट पर ही एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, विदेश सचिव और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक की और पूरी घटना का ब्रीफ लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने कई अधिकारियों और मंत्रियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। इस हमले के बाद पूरे देश में आतंकवादियों के खिलाफ गुस्से की लहर है। दोषियों को सजा दिलाने की मांग की जा रही है। मांग इस तरीके से उठ रही है कि पाकिस्तान पे हमला कर दीजिए, कट्टरपंथियों को तत्काल सजा दीजिए, फांसी की सजा देना हो फांसी की सजा दीजिए, चौराहे पे उनको गोली मारने की जरूरत पड़े तो वह भी मारिए। इस तरह का गुस्सा लोग सोशल मीडिया पे दिखा रहे हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया पर न्यायपालिका को भी घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका की कमी के कारण और उनके फैसले देने में देरी के कारण ही आतंकवाद फल फूल रहा है। सोशल मीडिया की बात करें तो कई लोगों ने इस तरह के भी बयान दिए कि जिस तरीके से आतंकवादियों के लिए रात के 12 बजे न्याय का दरवाजा खुलता है, उसी कारण से भारत में आतंकवादी घटनाएं बढ़ रही हैं। इस बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस हमले में हमारा कोई हाथ नहीं है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर तोयबा के विंग द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने ली है। सुरक्षा और इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पहलगाम अटैक में शामिल संदिग्धों की स्केच जारी की है। इनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह, अबू तलहा बताए जा रहे हैं। इंटेलिजेंस सूत्रों ने बताया कि इस हमले का मास्टरमाइंड लश्कर तोयबा का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह खालिद है, जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, यानी पाकिस्तानी सेना की पूरी सह है। पाकिस्तान इससे मुकर नहीं सकता। इस्लाम जब तक अस्तित्व में रहेगा, आतंकवाद जिंदा रहेगा। पहलगाम हमले पर तस्लीमा नसरीन, बांग्लादेश की लेखक, उनका यह बयान आया। उनका कहना है, तस्लीमा नसरीन का, कि जब तक इस्लाम अस्तित्व में रहेगा, आतंकवाद जिंदा रहेगा। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं संजीव श्रीवास्तव, विदेशी मामलों के जानकार, और ग्रुप कैप्टन वीएन झा, रक्षा विशेषज्ञ। आप दोनों मेहमानों का स्वागत है। पहला सवाल संजीव श्रीवास्तव जी आपसे। तस्लीमा नसरीन कह रही है, इस्लाम जब तक अस्तित्व में रहेगा तब तक आतंकवाद रहेगा और उसके बारे में जो भी उदारवादी रहेगा उसको परिणाम भोगना पड़ेगा। आप इस कमेंट से कितना इत्तेफाक रखते हैं संजू जी?
देखिए प्रसून जी, आतंकवादी जो भी मानसिकता के एलिमेंट्स होते हैं वो पूरी इंसानियत के शत्रु हैं, वो इंसानियत के दुश्मन हैं। और ये जो आतंकी होते हैं, इनकी जो सोच होती है वो किस तरीके से हिंसा, नफरत, वैमनस्य और जितने भी नकारात्मकता हो सकती है, कैसे अधिक से अधिक उसका वातावरण बनाया जाए, उसके लिए वो तरीके तलाशते हैं। और लेकिन अब तो आतंकियों के तरीके वो तलाश रहे हैं। भारत सरकार क्या तरीके तलाशेगी? क्या इस घटना के बाद से पाकिस्तान अलग थलग होगा या जैसी स्थिति है वैसी बनी रहेगी? पाकिस्तान की सेहत पे तो अभी तक नहीं लग रहा है कोई प्रभाव पड़ा है। वह अपने सेना को अलर्ट कर दिया, अलर्ट मोड पे रख दिया है। भारत सरकार के पास करने के लिए क्या कुछ बचा है, जानना चाहेंगे संजू जी आपसे। देखिए इस पाकिस्तान की द्वारा जो ये हरकत की गई है, ये जो बड़ी आतंकी कार्रवाई की गई है, हमला किया गया है, इसका मुंहतोड़ जवाब, इसका माकूल जवाब उन्हें अवश्य दिया जाना चाहिए। और उस जवाब को किस तरीके से देना है, कैसे देना है, इसके संदर्भ में मेरा ऐसा विश्वास है कि भारत की सरकार गंभीर तरीके से विचार मंथन कर रही है। और जाहिर है कि किसी अपराधी ने, किसी आतंकी ने जब कोई कृत्य किया है तो वो तो अलर्ट तो होगा ही, लेकिन हमारी जो सेनाएं हैं, हमारी जो सुरक्षा तंत्र है, उनकी भी रणनीतियां हैं। और हम जैसा कि हम कहते हैं कि वी विल रिस्पॉन्ड एंड, और उस रिस्पॉन्स को हम किस तरह से करेंगे ये हम स्वयं तय करेंगे। और मेरा ऐसा मानना है कि इसका एक बहुत ही सख्त रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्योंकि प्रसून जी ये जो हमला है, ये जैसा कि मैं कह रहा था कि सभ्यताओं को, धर्मों के बीच में वैमनस्य को बढ़ाने की मानसिकता के साथ किया गया है। हर एक व्यक्ति के नाम पूछा गया, यह हमले लगातार होते रहे हैं संजू श्रीवास्तव जी। अब देखना है कि मोदी सरकार क्या करती है। सवाल फिर उठता है कि जिस तरीके के हमले हुए हैं, यह माना जा रहा है कि जो स्थानीय मददगार थे आतंकी, वहाँ के रहने वाले 2 आतंकियों को आइडेंटिफाई किया गया। अब खबरें आ रही हैं 2 स्थानीय आतंकी नहीं थे, 3 आतंकी मददगार थे इन विदेशी 4 आतंकियों के। इससे साफ है कि पाकिस्तान जो आतंकवाद फैला रहा था कश्मीर घाटी में, उसकी जड़ें अभी भी वहाँ मौजूद हैं। और स्थानीय आतंकवादियों पे जो नरम रुख रहा है, उसके कारण से इतना बड़ा आतंकी हमला हुआ है। वीएन झा साहब, आपको क्या लगता है कि हमारी इंटेलिजेंस का ये फेल्योर है या हमारी नीतियों का दुष्परिणाम है? प्रसन्न जी, आपके चैनल के माध्यम से उन सारे दिवंगत आत्माओं को मेरी श्रद्धांजलि है और मैं भारी स्वर में इसकी भर्त्सना करता हूँ। एक चीज जान के चलिए कि ये जो अटैक हुआ है, ये नाम सुन के मतलब हिंदुओं पे अटैक हुआ है। तो आज के दिन में भारत में ही वो सारे लोग जो हिंदू के हितैषी नहीं हैं, हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं को मलेरिया डेंगू कहते हैं। एक हमारा स्टेट ऐसा है जहाँ पे अगर हिंदुओं पे प्रताड़ना होती है तो वहाँ पे हमने सुना है कि एक चुड़ैल है पश्चिम बंगाल में जो खुशी से नाचने लगती है। ये सब चीजें होती हैं यहाँ पे। और प्रसून जी, मैं कश्मीर में पोस्टेड था जब वहाँ पे ये जो आतंकी घटनाएं थी, चरम पे था। मैं बिल्कुल जनवरी फरवरी 1990 की बात करता हूँ। और मैंने उन दिनों में हमारा एयरफोर्स स्टेशन के चारों तरफ में इनहैबिटेशन है, हमने वहां से उन मस्जिदों से वो लाउड स्पीकर की आवाजें सुनी है जहां से रहले सले गले की आवाज आती थी, कन्वर्ट, फ्ली और डाई, या तो अपना धर्म परिवर्तन करो। वीएन झा साहब, सीधा हमला करने में दिक्कतें कहाँ आती हैं? जब यह मालूम चल गया कि सामने वाला देशद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, तो क्या कश्मीरी पंडितों की तरीके से अपने आप को मरने के लिए छोड़ दिया जाए या पलायन करने के लिए छोड़ दिया जाए, या सेना या पुलिस के भरोसे बैठा रहा जाए कि हमें मार दिया जाए? हमारी लाशों पे तमाम तरीके के कमेंट आते रहे। आखिर इजरायल की तर्ज पर हमला करने में दिक्कत कहाँ है, जबकि दुनिया की तमाम महाशक्तियां इस समय आपके साथ खड़ी हैं? झा साहब, एक बहुत बड़ा अंतर है प्रसून जी। इस्राएल के सामने में हमस जो था वो गाजा में था, जहाँ पे आप बिल्कुल बेधड़क आप बम बसाते जाइए, हर बम में कुछ ना कुछ जिहादी जरूर मारे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जिहादी हमारे यहाँ भी हैं। आपने अभी आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि इसमें आतंकवाद। वीएन झा साहब, बिल्कुल सही बात आपने उस
मर्म को समझ लिया है, तो उनके ऊपर कार्रवाई करने में क्या मुश्किलें आती हैं? जो खुल के सामने आए उसको एलिमिनेट करिए। प्रसून जी, आज से मैं आपको 10 साल पहले लेके चलता हूँ। एक वसीम रिजवी नाम के व्यक्ति थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा डाला था कि हमारे कुरान में 26 ऐसी आयतें हैं जिससे कि घृणा फैलती है, जिससे इंटॉलरेंस होती है, जिससे जिहाद पैदा होता है। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया? उसको बिल्कुल एकदम बिना देखे फेंक दिया उसको। मैं उन जजों की अपनी कैपेसिटी में, आपके चैनल के लिए नहीं, अपनी कैपेसिटी में भर्त्सना करता हूं कि उन जजों को चाहिए था कि जब वसीम रिजवी की वो एप्लीकेशन आई थी, एक एक्सपर्ट कमेटी बिठाते कि देखिए प्लीज आप इसमें जाइए, आप लोग धर्म के गुरु हैं, आप इसमें जाइए, देखिए क्या इससे जो जिहाद है वो पनपता है। मैं 2 महीना पहले आपको लेके चलता हूं, एक छोटा सा मैगजीन है जिसका नाम है द काउंटर व्यूज। उसमें एक आर्टिकल छपा था, ग्रॉस वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द वर्सेस ऑफ कुरान। मैंने इसकी एक प्रति मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, एक सुप्रीम कोर्ट को और एक NHRC को भेजी है। और उसमें एक एक वो जो 26 आयतें हैं, किस तरह से वो घृणा फैलाती हैं, किस तरह से जो मुस्लिम को हैं उनको नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ में जिहाद पैदा करने के लिए देते हैं, ये सारी चीजें उसमें लिखी हुई हैं। देखिए सोशल मीडिया पे भी यही बातें घूम रही हैं। कहा जा रहा है कि न्यायपालिका में जो खामियां है उसका परिणाम यह है कि पूरी जनता भुगत रही है। इस पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन फिर सवाल ये है कि इजराइल की तर्ज पर क्या भारत के हाथ बंधे हुए हैं? प्रसून जी, जी थोड़ा सा मुझे और समय दीजिएगा। देखिए आज के दिन में विश्व में लगभग 300 जिहादी संगठन हैं जो फल फूल रहे हैं। ये तीनों 300 जिहादी संगठन अपना इंस्पिरेशन कुरान से लेते हैं, और उसमें से सिर्फ 43 जो है वो जो पाकिस्तान में है, जिसके लिए कि इमरान खान ने डोनाल्ड ट्रंप के आगे में कहा था कि हमारे यहाँ पे 43 जिहादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं और उसमें लगभग 30-40 हजार जिहादी भरे हुए हैं। ये चीजें वास्तविकता है। और देखिए हो क्या रहा है, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ? वीएन झा साहब, ये सब तो हमारे सामने दिख रहा है, समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एक्शन क्या है? एक्शन कौन करेगा और कब होगा? यही सवाल है। क्या इजराइल की तर्ज पर हम हमला नहीं कर सकते? हमारे हाथ बंधे हैं? नहीं, हाथ नहीं बंधे हैं, हमारे हाथ खुले हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान पे हमला करना इसका आंसर नहीं है, क्योंकि वहां पे सब लोग जिहादी नहीं हैं। जिहादी तंत्र पे आप अटैक कीजिए, और जिहादी तो तंत्र क्या पे तस्लीमा नसरीन गलत कह रही हैं? तस्लीमा नसरीन कह रही हैं इस्लाम जब तक अस्तित्व में रहेगा आतंकवाद जिंदा रहेगा। ये उसी बात को कह रही हैं जो आपने कहा कि 26 आयतें हैं जो घृणा फैलाती हैं। बिल्कुल यही चीज उन्होंने कहा है, और मैं आपके माध्यम से ये चीज मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि प्लीज मोदी जी, प्लीज ट्रीट द डिजीज नॉट द सिम्टम्स। ये जो इक्का दुक्का जो आतंकवादी की घटनाएं होती हैं, ये सिम्टम हैं। जो बीमारी है वो तस्लीमा नसरीन ने जो कहा, जो वसीम रिजवी ने कहा, वो कुरान और हदीस के उन आयतों में है। प्लीज उसमें जाइए, एक एक्सपर्ट कमेटी को बिठाइए और उसको कहिए कि इसमें जरा देखिए क्या चीज है, क्या इसको हम परिवर्तन कर सकते हैं, क्या उसको अमेंड कर सकते हैं, क्या कुरान पे बैन लगाने की जरूरत है? अरे हिंदुओं को कब तक मारते रहेंगे? बेहद अहम सवाल कि हिंदू कब तक मरते रहेंगे? तिल तिल कर मर रहे हैं, रोज मर रहे हैं, गाजर मूली की तरीके से काटे जा रहे हैं। क्यों काटे जा रहे हैं? चूंकि वह हथियार नहीं उठा रहे हैं, यानी उनको कानून का पालन करने की सजा मिल रही है। संजीव श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, क्या उपाय बचा है एक आम नागरिक के तौर पे बताइए। दूसरा, क्या विश्व का कोई संगठन इस मामले में हाथ डालेगा या नहीं? देखिए, ये जो आतंकी हैं इनके ऊपर काइनेटिक एक्शन होना चाहिए। इनके ताकत की भाषा से ही बातचीत की जा सकती है। इन्हें डिबेट डिस्कशंस के माध्यम से समझाया नहीं जा सकता है। इन्हें ये भी नहीं समझाया जा सकता है कि कुरान में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है। और जाहिर है कि ये शैतानी ताकतें हैं, और शैतानी ताकतों का जो इलाज है वो शक्ति है, और शक्ति के माध्यम से इन्हें डील किया जाना चाहिए। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, काइनेटिक एक्शन लेना चाहिए।
जैसे की कार्रवाई इजराइल करता है हमास के आतंकियों के खिलाफ, जैसे की कार्रवाई अमेरिका करता है अपने देश में वांछित आतंकियों के खिलाफ, जैसे की कार्रवाई यूरोप के जो राष्ट्र करते हैं। जाहिर है कि सभी नेवर फॉरगिव और नेवर फॉरगेट की नीति पर चलते हैं, जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं, और उसी तरीके की नीति को भारत को भी लगातार आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज की जो सरकार है, आज का जो नया भारत है, वो आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर चलता है और आतंकियों को जाहिर है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि हमारी जो आतंकवाद के संबंध में जो मेमोरीज हैं वो बहुत ही लॉन्ग टर्म की होनी चाहिए। आतंकवाद के संबंधित जो घटनाओं को कभी भी भुलाया नहीं जा सकता, उन्हें ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता, और इस बात को हमें इंश्योर करना होगा। और जब तक ये जो आतंकी हैं जिन्होंने भी ऐसी घटनाओं को करने में जहां कहीं भी सफलता पाई है, उसके बाद इनको जस्टिस तक पहुंचाना, इनको उनके कृत्यों की सजा दिलाना, और इसके लिए चाहे जो भी मेजर्स हो, चाहे कितना भी उसमें समय लगे, वो हमें इंश्योर करना होगा। और ये जो कार्य है वो इजराइल और अमेरिका जैसे जो राष्ट्र हैं वो बहुत ही बखूबी तरीके से अंजाम देते हैं। और आज जब हम ये कहते हैं कि हम आतंकवाद के संदर्भ में विश्व के एक नेतृत्वकर्ता राष्ट्र के रूप में है, और जाहिर है कि हमने भी ऐसी कार्रवाइयां की हैं। तहाबुर हसन जाना को 17 सालों के बाद भारत लाया गया है, और इसी तरीके से जो भी अन्य वांछित आतंकी हैं, ये जो पहलगाम में जो घटना हुई है, इसके पीछे के जो आतंकी जिनको असर्टेन किया जाएगा कि आखिर ये कौन थे, उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचाने का जो कृत्य है वो हमें पूरी तरीके से इंश्योर करना होगा कि हम इसको करें, और इसको और किसी भी आतंकी घटना को कभी भी नकारा नहीं जा सकता। और इनके खिलाफ जैसे कि मैंने कहा कि काइनेटिक एक्शन की आवश्यकता है, एक सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। ये आतंकी शब्दों की भाषा नहीं समझते हैं, नहीं, जो बात झा साहब कह रहे हैं कि आप जड़ पे चोट नहीं कर रहे हैं। बीजेपी के एक नेता, बड़े नेता, झारखंड से आने वाले, जो अभी विवादों में रहे, राज्यसभा के सांसद, उन सभी का कहना है कि हमारे संविधान में इसकी जगह दी गई है। जैसे उन्होंने कहा कि संविधान के 26 से 29 तक में जो आर्टिकल्स हैं उनमें बदलाव जरूरी हैं, अन्यथा कट्टरपंथ को हमारे संविधान में ही जगह मिल रही है। हालांकि वह भावना अच्छे भावना से की गई थी, लेकिन नहीं मालूम था कि उसे फिर कुरान की तर्ज पे पढ़ा जाएगा, शरीयत कानून लाने के लिए पढ़ा जाएगा, शरीयत कानून को स्थापित करने के लिए संविधान को दरकिनार किया जाएगा। यानी नंबर 1 पे उनके लिए शरीयत रहेगा, नंबर 2 पे यानी हिंदुस्तान में जिसका बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था, इस्लाम के नाम पे हुआ था, पाकिस्तान बना, आज उसी नाम पे दोबारा क्या बंटवारा होने की नियत आ चुकी है। ऐसे लोगों को क्या सजा मिल रही है? क्या हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे उदारता के नाम पे? झा साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अभी जो झारखंड के जो एमपी ने कहा था, बिल्कुल ठीक कहा था। और देखिए, ये आतंकवादी जो सरहद के पार से हैं, उसके खिलाफ तो आप बड़े आसानी से, हमारी सेना जो है वो आने वाले, हो सकता है कि आज ही रात या फिर कभी उसके ऊपर में अटैक होगा। लेकिन हमारे यहाँ जो जिहादी बैठे हुए हैं, और उन जिहादियों के गोद में कुछ पॉलिटिकल पार्टीज बैठे हुए हैं। देखिए, चारा चोर जिहादी के गोद में बैठे हुए हैं, टोटी चोर जिहादी के गोद में बैठे हुए हैं। झा जी, कार्रवाई करना पड़ेगा। सरकार में आप हैं, सत्ता में आप हैं, ये बात कह के नहीं करेंगे। आप कार्रवाई करिए, पूरा देश आपके साथ होगा। बिल्कुल। तो ये जो तंत्र है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टीज हों, मैंने तो 2 ही एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, और भी एग्जाम्पल हैं जो। क्या सरकार की मजबूरी है कि वह राजनीतिज्ञों पे, राष्ट्रद्रोहियों पे, ऐसे लोगों पे जो खुलेआम भारत के विभाजन की बात करते हैं, भारत को तोड़ने की बात करते हैं, भारत सरकार के हाथ बंध जाते हैं? क्यों बंध रहे हैं? संजीव श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, भारत सरकार के हाथ बंधे नहीं हैं। भारत यदि इन सारी घटनाओं के ऊपर गंभीरता से विचार मंथन कर रहा है और रणनीतियां बना रहा है, तो इसका आशय ये नहीं है कि हमारे हाथ बंधे हुए हैं और हमारे द्वारा क्या एक्शन लिए जा सकते हैं, ये पाकिस्तान के जो हुक्मरान है वो जानते हैं, उससे वो भयभीत भी रहते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि इन आतंकियों के ऊपर एक काइनेटिक एक्शन की आवश्यकता है। ये ताकत की भाषा ही समझते हैं। घर के भेदियों पे एक्शन लेने में क्या दिक्कत है संजीव जी? जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह करते हैं, उसी का तो इको सुनाई दे रहा कश्मीर घाटी में। ये देखिए, घर के जो भेदी हैं, जो घर के जो जयचंद हैं,
उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जब तक ये कार्रवाई नहीं होगी तब तक इस आतंकवाद पर लगाम नहीं लग सकती। और ये जो आतंकी हैं जिन्होंने पहलगाम में हमले किए हैं, ये पुलिस की और सेना की वर्दी में आए, वीडियो की रिकॉर्डिंग की और एक तरफ हमले कर रहे थे, दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे आखिर, और इनके पास पिट्ठू बैग इत्यादि भी नहीं था। तो जाहिर है कि इनको कहीं किसी घर में सदर मिली थी। और ये जाहिर है कि इस तरीके की जो जयचंद है, इस तरीके के जो देश के गद्दार हैं, उन्हें जाफर जैसे हैं, और जाहिर है कि इनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इनका भी आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए और हम उम्मीद करते हैं सरकार से है जैसे कि इन आतंकियों ने किया है। ये जो जिन्होंने शरण देने का कार्य किया है वो भी उतने ही दोषी हैं जितने की आतंकी दोषी हैं, और उनके खिलाफ भी वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए जैसे कि दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की गतिविधियों में शामिल लोगों को फांसी दी जाती है। देशद्रोही कहलाना उनके पूरे परिवार के लिए अपमानजनक होता है। मुझे लगता है कि दुनिया के चंद देशों में से भारत ऐसा है जहां लोग भारत को गाली देकर भी शांति और सुकून से रह सकते हैं और अगले दिन आतंकवादी हमलों में शामिल हो जाते हैं। उम्मीद करते हैं मोदी सरकार अगली सुबह होने से पहले कुछ बड़ा कदम उठा लेगी और भारत के लोगों को यह संदेश देने में सफल होगी कि आतंकवाद का और आतंकवादी समर्थकों का भारत में अब कोई स्थान नहीं है। इस चर्चा में आप दोनों बने रहे, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। चलते रहिए एपीएन न्यूज के साथ।